हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इससे पहले हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की रीति, है ना, उनका निर्वाचक मंडल, ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। आज तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर फोकस करेंगे क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पीएससी का प्री हो, मेंस हो, या फिर व्यापम, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि हमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है शक्तियों से रिलेटेड, है ना। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम राष्ट्रपति की शक्तियों को किस तरह से पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं हम उनको इन 8-9 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्ति और स्वविवेकी शक्ति। ठीक है, कैसी शक्तियाँ हैं ये? राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, उनके कार्य के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया है इनका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी शक्ति में क्या क्या प्रावधान है ना। तो देखें तो कार्यकारी शक्ति, अगर राष्ट्रपति के पास जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी जो भी कार्य होंगे, है ना, शासन संबंधी जितने भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ठीक है, शासन संबंधी जो भी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, भारत सरकार के सभी। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो कार्यकारी शक्ति है, कार्यपालिक शक्ति है, उसमें राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कर रहा है, और जो हमने स्वविवेकी शक्ति कहा उसमें भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये भी उनकी एक स्वविवेकी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है। तो मैं स्वविवेकी शक्ति जब बताऊँगी तो उस समय आपको बताऊँगी कि कैसे ये स्वविवेकी शक्ति बन जाती है। ठीक है, तो आपको अभी क्या याद रखना है कि भारत सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जैसे भी जो भी पद है ना, जैसे कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, माने कैग का पद है ना, महान्यायवादी है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त है, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सारे उनकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी जो आयोग होते हैं ना उनकी नियुक्ति कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो एग्जाम हॉल में ऐसा पूछा जाता है अगर कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। ये भी उनकी कार्यकारी शक्ति है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। केंद्र से प्रशासनिक कार्यों के संबंध में जानकारी मांग सकता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शासन संबंधी सारे कार्य क्या है? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो वो चाहे तो केंद्र से किसी भी प्रशासनिक कार्य से संबंधित जानकारी मांग सकता है। ये उनकी कार्यकारी शक्ति है। विधायी शक्ति मतलब विधि से रिलेटेड, जो विधि का निर्माण करेगी, कानून से निर्माण करेगी, इस टाइप की जो शक्तियाँ होंगी वह विधायी शक्तियाँ कहलाएंगी। जैसे आर्टिकल 79 इसमें दिया है, संसद के बारे में दिया है, और संसद के बारे में दिया है। और जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, क्या हम अलग करना चाहेंगे? नहीं कर सकते ना। बस वैसे ही है, राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, तो इस कारण उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि वो संसद है। संसद का काम क्या है? कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या विधायी शक्तियाँ प्राप्त है? कैसे शक्तियाँ प्राप्त है देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत कर सकता है, आवाहन कर सकता है, यानी बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को। ठीक है,
देखो मैंने कहा दोनों सदनों को, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसको सत्र सेशन मतलब जैसे एक हम पढ़ते हैं ना, मानसून सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, ठीक है। तो जो सत्र होता है उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। फिर जब सत्र में जितने भी दिन का उनका चल रहा है बैठक वगैरह, वो तो पर्टिकुलर लोकसभा वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने दिन का भी सेशन चला, चाहे 40 दिन हो, 20 दिन हो, 2 महीने हो, 1 महीने हो, जितने दिन का भी सेशन चला, ठीक है, तो उस सेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो उसका 17वां कौन करेगा? 17वां मतलब समाप्त करना, वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है वो? लोकसभा को विघटित कर देता है, विघटित कर सकता है, ठीक है, यानी भंग कर सकता है पूरी तरह से। कौन? राष्ट्रपति। प्रत्येक चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष में जो प्रथम अधिवेशन होता है, जैसे लोकसभा का हो गया, चुनाव हो रहा है, ठीक है, और जो भी पहला अधिवेशन होगा, प्रत्येक चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, ठीक है, फिर पहला अधिवेशन जब भी बैठेंगे तो उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। ये भी उनकी विधायी शक्ति है क्योंकि लोकसभा से रिलेटेड है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, नोट, ठीक है। संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन यहीं पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। और ये किस में है? अनुच्छेद 108 में है। बार बार पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में 12, अभी थोड़ा संविधान में संशोधन हुआ है, इसलिए आप एंग्लो इंडियन से रिलेटेड संशोधन जैसे हुआ है, तो आपको अभी ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 सदस्य, ठीक है, मनोनीत करता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, ये भी उनकी विधायी शक्ति है। अध्यादेश में कौन सा आर्टिकल में है? तो 123 में है, आपको याद रखना है। बार बार पूछता है कि अध्यादेश की शक्ति किस में है, तो अनुच्छेद 123 में है। और अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, ठीक है, और किसी भी नियम पर, मतलब किसी भी टॉपिक पर एकदम ज़रूरी है उस मुद्दे पर कानून बनाना, कुछ करना है ना, तो उस समय जब संसद का दोनों सत्र क्या हो रहा है? नहीं चल रहा है, तब केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है, इसी को अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। तो कौन जारी करता है अध्यादेश? राष्ट्रपति जारी करता है। इसकी अवधि कितने दिन के लिए वैलिड होगा? तो ये मिनिमम 6 सप्ताह के लिए और मैक्सिमम 6 महीने के लिए वैलिड होता है, ठीक है। मिनिमम 6 सप्ताह के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए वैलिड होता है। कैसे? जब जैसे कोई भी सदन आपका आ गया, सत्र में आ गया है ना, तो जैसे सत्र आरंभ होगा, सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर इसको वहाँ से पारित करवाना आवश्यक है। अगर पारित नहीं करवा पाए तो 6 सप्ताह के बाद ये ऑलरेडी लैप्स हो जाएगा। और अगर 6 जैसे सदन का जो सत्र चल रहा है और उसमें कोई सत्र अभी नहीं चल रहा है, तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक वैलिड हो सकता है और 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसको कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। तो आपको याद रखना है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों में क्या क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब हम संसद वाला टॉपिक पढ़ेंगे और लोकसभा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि अगर धन विधेयक को पेश करना है, प्रस्तुत करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, ठीक है। अनुदान या वित्त का कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। चाहे अनुदान मांग रहे हैं, वित्त मांग रहे हैं, कुछ भी है ना, अनुदान की, वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। वित्त से संबंधित है ये सारी चीज़ें, इसलिए वित्तीय शक्तियाँ हैं, है ना, ठीक है। भारत की संचित निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। संचित निधि से अग्रिम भुगतान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। और ये अनुच्छेद 200
80 में है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो कैसी प्राप्त है, जैसे मैंने वहाँ पे नियुक्तियों से रिलेटेड बताया, पर जो न्याय से रिलेटेड नियुक्तियाँ हैं वो न्यायिक शक्तियों में आएंगी। जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी विधि तथ्य पर सलाह ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ऐसी मतलब न्यायिक शक्तियाँ हैं कि वह उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, किसी भी तथ्य पे, विधि पे सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है, वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह तो ले सकता है पर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है उसमें एक क्षमादान की शक्ति भी है, जिसमें वह किसी भी दोषी के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार या विराम कर सकता है। 5 टाइप की शक्तियां हैं। ठीक है, क्या कर सकता है, या तो पूरा क्षमा कर देगा। प्रविलंबन मतलब, देखो क्षमा मतलब क्या है कि दोषी को जो भी दंड दिया है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देगा, पूरी तरह से क्षमा कर देगा। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। प्रविलंबन में क्या करता है, किसी भी दंड को अस्थायी रूप से रोक देता है, टाल देता है। ठीक है, सस्पेंड कर देता है, टेम्पररी। जैसे किसी को मृत्यु दंड हुआ है तो उसे टेम्पररी, जैसे कल किसी को मृत्यु दंड है तो उसे कुछ दिन के लिए टाल देगा, इतने दिन बाद देना, कल मत देना। ठीक है, किस में करता है ये, प्रविलंबन में। लघुकरण में क्या करता है, सजा की प्रकृति को नहीं बदलता लेकिन अवधि को कम कर देता है। ठीक है, लघुकरण में क्या करता है, अवधि को कम करता है लेकिन प्रकृति वही रहती है। सॉरी, लघुकरण में क्या करता है, देखो मैंने परिहार का बता दिया था। लघुकरण में क्या करता है, वह दंड के स्वरूप को बदल देता है। ठीक है, जैसे कि मृत्यु दंड है, लघुकरण में क्या किया, जैसे मृत्यु दंड है, किसी को मृत्यु दंड हुआ है, फांसी की सजा हुई है, तो उसे वो आजीवन कारावास में बदल देगा। ठीक है, लघुकरण में क्या करेगा, जैसे किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसको बदल कर वह आजीवन कारावास में कर सकता है। ऐसा पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, परिहार में होता है ऐसा है कि जैसे सजा की प्रकृति को बदले बिना अवधि को कम करता है। परिहार में ऐसा होता है, जैसे कि मान लो किसी को परिहार के एग्जाम्पल एक बता रही हूँ, जैसे 5 साल की किसी को कठोर सश्रम कारावास हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रपति परिहार करके क्या करेगा, उसको 5 से 3 वर्ष कर सकता है, 2 वर्ष कर सकता है, 1 वर्ष कर सकता है, वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सजा की प्रकृति नहीं बदलेगी। सश्रम कारावास है, कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही होगा। ठीक है, विराम में क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थिति में अपराधी की सजा को कम कर सकता है। विशेष परिस्थिति कैसी, जैसे किसी को क्या है, मतलब गंभीर अपंगता हो गई है, शारीरिक अपंगता हो गई है, या फिर कोई महिला है जो गर्भावस्था की अवधि में है, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति से विराम मतलब अपनी जो भी है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, विराम का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, क्षमा, प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार और विराम। कुछ समझ नहीं आया तो आप इस कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। सैन्य शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति तीनों सेना है ना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, उनका सर्वोच्च सेनापति होता है। वह युद्ध में या इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन क्या करता है, संसद के सलाह के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग नहीं करता, संसद की सलाह के अनुसार करता है। पर युद्ध की घोषणा हो या समाप्ति की घोषणा हो, ये इनकी सैन्य शक्तियाँ हैं। कौन घोषणा करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। ठीक है, तो इनका आर्टिकल भी आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में लेक्चर में डील करेंगे। यहाँ पे अभी आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, वीटो पावर। ठीक है, तो राष्ट्रपति को इन 3 प्रकार से वीटो प्राप्त है। एक आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है,
तो आत्यांतिक वीटो में क्या होता है, जैसे कोई भी गैर सरकारी सदस्य है, मतलब जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है वो सदस्य, ठीक है, विधेयक के संबंध में जैसे कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसमें क्या करेगा, वो विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है, अर्थात अनुमति नहीं देता, अपने पास रख लेता है सुरक्षित, अनुमति नहीं देता, ठीक है। निलंबनकारी वीटो में क्या करता है, संसद के पास जैसे कोई भी विधेयक आया है तो उसको संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है, कि देखता है पहले राष्ट्रपति, उनको लगता है कि ये क्लॉजेस में इसमें ये कमियां हैं तो उसे संसद में भेजेगा, बताएगा कि मुझे इस जो भी बिल भेजा आपने उसमें ये कमियां नज़र आ रही है, आप इसे एक बार रिव्यू करके मुझे वापस भेजिए, ठीक है। तो संसद उस पर रिव्यू करेगी, 14 दिन के भीतर वापस भेज देगी, ठीक है। अब संसद चाहे तो जो कमियां हैं उनको, अगर उनको लग रही है कि सच में कमियां हैं तो सुधार सकती है, और उनको लग रहा है कि नहीं कुछ भी कमी नहीं है, सब चीज़ सही है, तो वैसे का वैसा भी वापस भेज सकती है, ठीक है। तो अभी जैसे राष्ट्रपति ने एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा, फिर संसद ने वहाँ से वापस पुनर्विचार करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजा, तो इस समय राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, अब मना नहीं कर सकता, ठीक है। एक बार उसने भेज दिया कि आप देखिए, रिव्यू कीजिए और मेरे पास वापस भेजिए, तो जब संसद वापस भेजती है तब क्या होता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, ना तो सहमति देता है किसी बिल पर, ना तो अस्वीकृत यानी रिजेक्ट करता है, ना एक्सेप्ट करता है, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी बिल को क्या करता है, ना तो एक्सेप्ट कर रहा है, ना रिजेक्ट कर रहा है, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब उसको एकदम अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख लेता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, कुछ नहीं बताता, तो इसे क्या कहते हैं हम, आपका पॉकेट वीटो, समझ जाइए, जेब में रखा है, इसलिए इसको जेबी पॉकेट वीटो भी कहते हैं। और इसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था राष्ट्रपति रहते हुए, ठीक है, डाक विधेयक पर। तो आगे देखते हैं, और राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ, इसी को राजनयिक शक्तियाँ भी बोलेंगे, ठीक है। तो जो अन्य देशों के साथ जो भी समझौता होगा, विदेशों से जो भी समझौते होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, यह इनकी कूटनीतिक शक्ति है, ठीक है। अन्य देशों में हमारे जो राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है वो भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है, यानी विदेशों से संबंधित है, इसलिए ये कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत है। जो विदेश में हम राजदूत नियुक्त करते हैं, उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं, वह राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वविवेकी शक्ति। तो राष्ट्रपति की जो स्वविवेकी शक्ति है वो क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद को पदमुक्त करना, लोकसभा को भंग करना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे, जैसे मान लो किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है या गठबंधन की सरकार बनने वाली है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए अवसर देगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, ठीक है। लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे सेपरेट एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे ही, पर अभी इसमें 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो ये है आपका 6 सप्ताह। जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट होगा तो आपको 6 सप्ताह के भीतर क्या करना है, उसको वहाँ रखा जाना आवश्यक है, वरना वो लैप्स हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया मिनिमम 6 सप्ताह, मैक्सिमम 6 मंथ, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और आपके अंदर पढ़ने के लिए लग जगह, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट डे तो इसका आंसर बता ही दूंगी, पर आपको आज सर्च करना है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो लोकसभा को किसके सलाह पर भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करती है, मैंने तो अभी इतना सारा बताया, आपको याद करते जाना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, राज्यों का राज्यपाल, महान्यायवादी, ठीक है।
तो मैंने अभी बताया सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाना, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाना, राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। कौन से कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मैंने कहा था संयुक्त बैठक बुलाना तो है, पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना क्या है? नहीं है। कौन करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ही दीजिए मुझे। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आपको लेक्चर में मिल जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा तो कल मैं इसका आंसर आपको दे दूँगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो बना सकूँ, है ना। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक का जो मतलब लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।